नमस्कार। आपने खबर पढ़ी होगी कि एलपीजी गैस के दाम बढ़ गए हैं। आ गई ये खबर। 60 रुपये प्रति सिलेंडर घरेलू और 114 रुपये 15 रुपये प्रति सिलेंडर कमर्शियल दाम बढ़ा दिए गए हैं। और आने वाले दिनों में पीएनजी और इस सब की कीमत बढ़ने वाली है। मैंने आपको बताया था कि किस किस चीज़ के दाम पे असर पड़ने वाला है इस पूरे क्राइसिस से, और भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा, रुपए पर क्या असर पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ये तमाम सारा डिस्कशन हमने किया था। लेकिन ये दाम इतना जल्दी क्यों बढ़ा, ये सोचने का मसला है। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये 60 रुपये जो आपसे लिए गए, क्या ये लेने की ज़रूरत थी या इसके बगैर ही काम चल सकता था। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें घपला क्या है, घोटाला क्या है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। भारत ने 60 रुपए का सिलेंडर महंगा भैया क्यों किया। आपके पास में महीने डेढ़ महीने की सीएनजी आपके पास पड़ी हुई है। मतलब ये है कि जब आपके घर में महीने डेढ़ महीने की सीएनजी पुराने दाम पे खरीदी हुई पड़ी हुई है, तो आप महंगे दाम की सीएनजी के हिसाब से या एलपीजी के हिसाब से अगले ही दिन दाम क्यों बढ़ा रहे हो। बेसिक लॉजिक, अगर मैं कोई चीज़ बाजार से पुराने रेट पे खरीद के लाया हूँ तो मैं आपको नए रेट पे कैसे बेच सकता हूँ। अगर आप दुकान पे भी जाएं, तो दवा की दुकान पे भी जाएं, तो कहता है कि ये वाला सस्ता है, ये पुराने रेट का है, ये ले जाओ। नए रेट का अभी कल से नया रेट आया है, वो लोगे तो महंगा पड़ेगा, बताता है ना। तो भैया भारत सरकार ने ऐसी क्या मेहरबानी की कि 30-35 दिन का स्टॉक होने के बावजूद इतनी जल्दबाजी दाम बढ़ाने की। और अगर ये 30 दिन के बीच में दाम फिर सामान्य हो जाते हैं तो क्या पैसा सरकार लौटाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी सवाल के पीछे सारी की सारी हरकतें सरकार की तेल कंपनियों की सामने आती हैं, जिनको आज आप समझेंगे और आप जानेंगे कि कैसे हमको और आपको लूटा जाता है। सरकार के बहुत सारे तरीके हैं हमको उल्लू बनाने के। अभी वो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में हमने दाम इसलिए बढ़ा दिया, ये लॉजिक होगा उनका, कि भाई हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से आपसे दाम वसूल रहे हैं। मतलब मेरे पास अगर जो 100 लीटर गैस पड़ी हुई है वो किसी भी दाम में आई हो, लेकिन बिकने के बाद जब मैं नई गैस खरीदूंगा तो वो महंगे दाम में मिलेगी। तो जब मैं ये 2 लीटर था, ये 1 लीटर हो जाएगा। इसको जब 2 लीटर करूंगा तो उस 1 लीटर को खरीदने में मैं जो दाम दूंगा वो दाम मैं आज से लगा रहा हूं। तो ये लॉजिक एक तरफा लॉजिक है, वन वे ट्रैफिक है। और इस लॉजिक में एक और बदमाशी है, और वो अपने आप में और भी ज़बरदस्त बदमाशी है। वो बदमाशी ये है कि जब आप गैस खरीदते हो या तेल खरीदते हो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से खरीदते हो। आप ऐसा नहीं है बाजार में गए भैया कितने का लेके आ गए। जैसे बर्फ़ का आप जानते होंगे, एक लस्सी वाले की दुकान होती है, तो बर्फ़ वाले से तय करके रखता है पहले से ही, इस पूरे सीजन में मैं तुमसे 1 सिल्ली बर्फ़ लूँगा और 22 रुपये किलो के रेट से तुम मुझे दोगे। जैसे रिलायंस जियो है, उसके अंदर आप देखते होंगे प्याज जो है 5 रुपये किलो मिल रहा है। तो उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि तुम हमको 4 रुपये 50 पैसे किलो में प्याज दोगे, चाहे उसका रेट 50 रुपये हो या 1 रुपये हो। तो ये जो होता है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम जो गैस खरीद रहे हैं उसके लिए तो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे। यानी सिर्फ ये 30 दिन का स्टॉक खत्म होने का मसला नहीं है, इसके बाद भी जितनी गैस आने वाली है उसका भी दाम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अब इस चीज़ को और समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो पैसा है उस पैसे से जो गैस आई है, भाई जो गैस आई हो हमने तो पैसे दिए थे ना, वो गैस आपके पास में क्या है, अलग अलग हिंदुस्तान भर के गैस एजेंसीज में रखी हुई है। और अभी हाल में सरकार ने एक नियम बनाया था कि आपको अपने पास 10 दिन की ज़्यादा गैस का स्टॉक रखना है। मतलब ये है कि आप पहले अगर 30 दिन का स्टॉक रखते थे तो आप 40 दिन का माल अपने पास होना चाहिए। जैसे ही 40 दिन की गैस बचेगी आपके पास में, आप नहीं खरीदोगे। यानी ज़्यादा गैस हमारे पास स्टॉक में है। फिर खेल क्या है,
इस खेल में और भी चीज़ें हैं जो आगे आप समझेंगे। वो ये कहते हैं कि हम इंपोर्ट प्राइस पैरिटी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी कीमत होगी उसके हिसाब से हम पैसा लगाएंगे, चाहे वो हमको किसी भी दाम पड़े हो। मतलब ये है कि मेरे घर के पिछवाड़े अगर गन्ना हो रहा है और मैं वहाँ से काट के लाके आपको गन्ना दे रहा हूँ, तो मैं 2 रुपये का नहीं दूंगा। मैं इस गन्ने को यहाँ से दिल्ली की मंडी में जाने, दिल्ली की मंडी से खरीद के लाने, बहुत सारी ढुलाई सब जोड़ने के बाद जो कॉस्ट बनेगी उसी कॉस्ट में दूंगा। इसी तरह से ये जो इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी होती है, इसके अंदर सऊदी अरामको और ब्रेंट क्रूड इनसे जुड़ी होती है। जैसे ही उनके दाम बढ़ते हैं, ये दाम अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। और सरलता से समझें, हमारे यहाँ पर अगर तेल निकला है बॉम्बे हाई में, लेकिन हम तेल खरीदने जाएंगे तो हमको तेल सिंगापुर के रेट पे मिलेगा। यानी हमारे यहाँ से तेल सिंगापुर जाए, फिर सिंगापुर से हम इंपोर्ट करें, उसमें बीच में जितने भी उन मुनाफे शामिल हैं, उन मुनाफों को शामिल करने के बाद जो रेट होगा उस रेट को वो रेट मानेंगे और उसी को बेस प्राइस मान के ये पेट्रोल डीजल के दाम तय किए जाते हैं कि इसके ऊपर इतनी एक्साइज ड्यूटी हो गई, इतना इसके ऊपर वैट हो गया, इस तरह से करके ये दाम लगाते हैं। तो ये भी एक दूसरा तरीका है हमारी जेब काटने का। भाई अगर अपनी ज़रूरत का हम 70% ही मान लीजिए बाहर से मंगाते हैं, 30% तो हमारे यहाँ हो रहा है ना, तो जो 30% हमारे यहाँ हो रहा है वो हमको सस्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमको अगर रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल मिल रहा है तो भी वो तेल का फायदा हमको नहीं मिलेगा। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात मैंने आपको बताई, साथ साथ कंपनियों की जो पॉलिसी है वो हर महीने 1 तारीख को और 15 तारीख को दाम संशोधित करती हैं और एलपीजी का और पीएनजी का दाम 6 महीने में एक बार तय होता है, वो भारत की घरेलू गैस का होता है। अब इस पूरे सीन के बीच में किन किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है उस पर हम जाएंगे, पहले अभी और खेल समझते हैं। कंपनियां एक और लॉजिक इस्तेमाल करती हैं और वो कहती हैं इन्वेंट्री लॉस। यानी कंपनियां कहती हैं कि जब कीमतें गिरती हैं तो उनके पास जो हमने पहले से खड़ा हुआ सामान रखा हुआ था महंगा, वो सस्ते में बेचना पड़ता है, इसलिए उन्हें नुकसान होता है और उसको इन्वेंट्री लॉस हो रहा है, उसकी भरपाई वो उनको चाहिए। मसलन उन्होंने गैस खरीदी 100 रुपये के दाम पे, अब दाम 70 हो गया, तो उनको जो घाटा हो रहा है वो कह रहे हैं उसकी भरपाई करो। अब आप सोचो, दोनों तरफ से मार रहा है, दोनों तरफ से हमको लूट रहे हैं। जब सस्ते दाम पे खरीदी हुई गैस है और दाम बढ़ गया तो महंगी देंगे, और महंगे दाम पे खरीदी हुई गैस है तो महंगे दाम पे ही देंगे क्योंकि पुराना खरीदा हुआ स्टॉक है। ये जो धांधली चल रही है, ये जो वन वे स्ट्रीट है, ये अपने आप में भारी भरकम धांधलीबाजी का एक सिस्टम है। अब आप इसको समझिए कि सरकार को भी इसमें फ़ायदा है। कैसे? एक्साइज ड्यूटी सरकार रुपए के हिसाब से लगाती है। जब दाम गिरता है तेल का, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने तो रिकॉर्ड बना रखा है, जैसे ही तेल सस्ता होता है ये उसके ऊपर वो लगा देती है एक्साइज ड्यूटी, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। तेल, पेट्रोल, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी परसेंटेज से नहीं लगती है, 3 रुपया, 4 रुपया। अब 3 रुपये लीटर आपने लगाई तो क्या होगा? जो वैट लग रहा है उस पर, वो उस टोटल कीमत के ऊपर लगेगा, तो राज्य सरकार भी मोटा पैसा वसूल रही है। और जब दाम बढ़ता है तो वो सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती है, कभी कभी कर देती है, और ये वैट इसी तरह लगता रहता है। यानी उपभोक्ता की गर्दन दोबारा से रेतो। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बीच में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अडानी गैस ने अभी से महंगी गैस की कटौती, ये सब काम शुरू कर दिए। तो ये बड़े बड़े लाले हैं ना, लल्ले, इन लोगों की सरकार के साथ दोस्ती आपको पता है क्या है। तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं, सिस्टम बनते हैं, इनके फ़ायदे के लिए बनते हैं। अब मैं आज आपकी आंखें खोलने के लिए कुछ बताने वाला हूँ जिससे सचमुच आपकी आंखें खुलेंगी। ये जो हमको दिख रहा है ये छोटी सी चीज़ है। ईरान के ऊपर कब्जा अमेरिका करना चाहता है, सब चीज़ों पे करना चाहता है, सारा तेल समेट लेना चाहता है। पता है क्यों? देखने में एक सिंपल लॉजिक लगेगा,
पूरी दुनिया में तेल बिकेगा तो डॉलर में बिकेगा, पेट्रो डॉलर, ये भी अमेरिका ने तय किया हुआ है। तो इसमें क्या है, क्या गुलामी का एलिमेंट है जो हमारी कल्पना से भी परे है। हिंदुस्तान में 80% हमारा काम तेल के इंपोर्ट से चलता है। अब हमने तेल का इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, विदेशी मुद्रा दी, और वो तेल हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकवा रही है। क्यों बिकवा रही है? क्योंकि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट कर रही है। तो अगेन इंटरनेशनल जो लॉबी है, भाई मारुति की गाड़ी सुजुकी की बिकेगी तो सुजुकी का अपना राइट है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये वो सब पैसा वहाँ जाएगा। टोयोटा की बिकेगी तो जापान जाएगा, हुंडई की बिकेगी तो कोरिया जाएगा, और इंटरनेशनल नेक्सस है एक, जो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में अमेरिका को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उनके शेयर उन्होंने अमेरिका को बेचे हुए हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो कार से सरकार कहती है कि बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा होता है वगैरह वगैरह, और जितनी तनख्वाह वो बांटते हैं रोजगार से, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये देश पेट्रोल फूंक देता है। और नीतियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकें, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को बढ़ावा मिले। सरकार देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, बड़े बड़े हाईवे बना रही है। इन हाईवेज़ का इस्तेमाल किसके लिए है? अगेन कार वालों के लिए। भारत की 30% से ज़्यादा आबादी ना कार चलाती है ना कुछ करती है। ट्रक का सामान एक दिन बाद चला जाए, मालगाड़ी से जो रसद जाती है वो आराम से पहुंच जाएगी पहले के टाइम की तरह। लेकिन ये सब बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ आप लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाल रहे हो, हाईवे बना रहे हो, ये पहले वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। जिसको मजदूर बनाता था तो गरीब जनता के हाथ में पैसा आता था, उस पैसे से विकास होता था। अब क्या है, अब मशीनों से चल रहा है काम, हज़ारों किलोमीटर हाईवे बन जा रहे हैं। तो देश का जो पैसा है मेरे आपके टैक्स का, वो हाईवे में बनाने में लग रहा है। हाईवे इसलिए बन रहे हैं ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ग्रो करे, तरक्की करे। और ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसलिए तरक्की कराया जा रहा है कि दुनिया का जो तेल का कारोबार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले, और तेल के कारोबार को जितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को होगा, उसके डॉलर का दाम बढ़ेगा। और तो और वो जैसे जैसे पूरी तेल की दुनिया पे कब्जे करता है, उसी की कंपनियां तेल निकालती हैं। ईरान का इतिहास पता है 54 में क्या हुआ था? तब की सरकार ने तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। हम किसी कंपनी को नहीं लगाने देंगे विदेश की, उसकी सरकार को उखाड़ दिया गया था। वेनेजुएला में भी यही हुआ आपके सामने, मादुरो को ले गए उठा के। क्यों? वो तेल के कुओं को अमेरिकी कंपनियों को देना नहीं चाहता था, तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, यानी तेल पे अमेरिका का कब्जा। तो ये पूरा साइकिल है, और उस पूरे साइकिल के बीच में जो तेल के दाम हैं, पेट्रोल के दाम हैं, डीजल के दाम हैं, हर पल हर जगह हम लूटे जा रहे हैं। क्योंकि जो पैसा हाईवे में लग रहा है वो भी मेरा पैसा लग रहा है, जो कार खरीद रहा हूँ मैं वो भी मैं अपने पैसे से खरीद रहा हूँ, और उसमें जो पेट्रोल डल रहा है वो भी मैं अपने पैसे से डलवा रहा हूँ, और ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? आपके सामने। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी दुनिया को इस तरह से ये लोग डिज़ाइन करते हैं। मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा गहरी समझ के साथ इन बातों को आप समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आप दुनिया भर के लॉजिक और दूसरी चीज़ें कमेंट में लोग भर देते हैं, आधे लोग तो मुझे बेवकूफ़ समझने लगेंगे। खैर, कुल मिला के भारत को 50 लाख टन एलपीजी जो है वो हम बाहर से मंगाते हैं, और एलपीजी जो है अभी कतर में एक अस्थाई संकट है। लेकिन उसके बीच में 2-3 अच्छी खबरें सुन लीजिए। भाई, हमको कतर की अगर एलपीजी आती है तो ईरान ने कह दिया हमको 3 लोगों पे आपत्ति, और किसी का भी माल हरमुज से जाए दिक्कत नहीं है। कौन कौन से 3 लोग? इजराइल, यूरोप के जो देश हैं वो, और वो लोग जो हमला कर रहे हैं ईरान के ऊपर। सऊदी अरब का तेल आएगा, उसने रोका नहीं। यूएई का तेल उसने रोका नहीं है अभी तक हरमुज पे। ईरान, अगर अमेरिका का आएगा तो उड़ा देंगे। तो हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है, और कतर को भी भेजने में दिक्कत नहीं है, तो हमको मिल सकता है। अभी कतर ने अपना प्लांट बंद कर दिया, अलग बात है, लेकिन वो चालू कर देगा कुछ दिन बाद। नष्ट तो नहीं हुआ है ना? क्यों चालू कर देगा? क्योंकि अब खुद ईरान ने कह दिया है कि तुम हमारे रास्ते में मत आओगे, हम तुम्हारे को कुछ नहीं करेंगे।
तुम हमसे मत लड़ो, हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, और अभी तक आपको जो थोड़ा बहुत दाएं बाएं का नुकसान हो गया उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो दाएं बाएं के नुकसान के लिए मांगा है, उसके लिए नहीं मांगा जो उसने सचमुच के किया है, जैसा मीडिया बता रहा है। तो खैर सिचुएशन साफ है कि तेल के दाम हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है, गैस के दाम हमारे लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास रूस का तेल उपलब्ध है, रूस की गैस उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इतनी अफरा तफरी में दाम बढ़ा के इन लोगों ने हमको चूना लगाया है और कुछ नहीं किया है। नमस्कार, जय हिंद।